लेकिन होता क्या है, कैसे होता है वो नहीं ज्यादा सर, पता नहीं है। राजयोग का तो सुना। राजयोग तो प्राय सबने सुना होगा। बस योग नहीं राजयोग, सुना कभी। अच्छा, राजयोग से क्या समझते हैं आप? सर छठे, 8वें और 12वें का स्वामी एक दूसरे के घरों में हो और लग्नेश भी थोड़ा स्ट्रांग हो तो ऐसे में राजयोग माना जाता है ऐसे। अच्छा, सिर्फ यही छठे, पढ़ा है 8वें मैंने, और 12वें से। ये पढ़ा है, बाकी तो पता नहीं है बाकी क्या कौन कौन से होते हैं। अच्छा, राजयोग जैसे इसमें नाम से तो थोड़ी स्पष्टता आ रही है, हाँ? कि राजयोग जिसका होगा उसका जीवन कैसा होगा? राजा समान होगा। तो जैसे क्या यहाँ पे कुछ देश काल का भी ध्यान रखा गया? बिल्कुल। क्योंकि राजकुल में उत्पन्न होने वाला जातक तो उसका राजयोग तो वैसे ही हो जाता है। लेकिन कोई किसी भी राजकुल से संबंध नहीं रखता, हाँ? किसी भी राज्य में एक सामान्य नागरिक की तरह अथवा ना धन संपदा से युक्त नहीं है, फिर भी उसकी कुंडली में राजयोग है। तो दोनों में क्या अंतर है, किस कारण से? या अथवा एक ही समय में उत्पन्न होने वाले दो जातक हैं और दोनों में से एक राजा बनता है, एक नहीं बनता है। ऐसे भी परिस्थितियां दिखने में आती हैं। तो ये क्या कहा जाएगा, ये कही जाएगी आपकी परिस्थिति, ठीक है? और परिस्थिति किसके अनुकूल होगी? देश काल के अनुकूल, या देश काल के उसके अधीन रहेगी, ठीक है? देश मैंने क्या है, यहाँ पे देश है आपका स्थान, और काल यानी समय। तो ये तो स्पष्ट है कि काल सबका, जैसे पूर्व में चर्चा हुई थी कि काल को जब हम लेते हैं तो वैसे तो काल नित्य है, हाँ? उसके प्रयोग के लिए, उसके व्यवहार के लिए हम उसके भेद करते हैं। जैसे आप चांद्रमास तिथियों से देखते हैं, सौर मास देखते हैं, हाँ? और दूसरी चीज आती है कि एक स्वयं व्यक्ति का स्वयं का काल, स्वयं का समय। तो जब व्यक्ति जन्म लेता है और मृत्यु तक जो रहता है वो उसका काल रहता है। तो यहाँ पे काल भेद परिस्थिति से मतलब वहाँ पे व्यक्तिगत भी हो सकता है, ठीक है ना? अब इसमें बात आती है राजयोग की। तो कुंडली में जब हम फलित ज्योतिष में जब राजयोग की चर्चा करते हैं तो हम कोई भी योग हो, योग से मतलब है यहाँ पे कुछ चीजों का जुड़ाव हो रहा है। योग तो समझते हैं? योग का मतलब ही क्या है? योग मतलब जुड़ना। अब किसका जुड़ना? कुंडली में आप किन किन चीजों का अध्ययन करते हैं, किन किन चीजों के आधार पे आप फल का निर्धारण करते हैं? जो आपने स्टार्टिंग से पढ़ी हैं, ग्रहों से पूर्व आपने क्या पढ़ा? ग्रहों को किसके आश्रित माना था? नक्षत्र, राशि, राशि नक्षत्र, राशि कहें अथवा नक्षत्र कहें, यहाँ पे नक्षत्रों का ही जो जोड़ है या जो समूह है उसको राशि हम ले रहे हैं फलित में, हाँ? वहाँ पे नक्षत्र के अनुकूल यदि हमें फल देखना है तो वो थोड़ा हम जब डीप में जाते हैं तब उसका भेद करते हैं। नहीं तो हम सामान्य जब बात करते हैं तो सिर्फ राशि की ही बात करते हैं कि अमुक ग्रह अमुक राशि में, ठीक है ना? फिर उन राशि को हम उनको भी किसी के आश्रित माने थे, राशि को भी। राशि जो है वो किसके आश्रित रहती है? अभी जैसे चर्चा हुई थी ग्रहों की, अभी भी चर्चा हुई थी कि राशि को आप राशि का निर्धारण करते हैं तो आप सबसे पहले लग्न को देखते हैं। फिर उसका लग्न क्या है अपने आप में? लग्न क्या है? Recording in progress. लग्न भाव है ना? भाव। हाँ, तो सबसे पहले तो बात भावों की ही आई थी। फिर भावों के बाद राशि की बात आई और राशि के बाद ग्रहों की बात आई। अब इसमें भाव तो एक दूसरे में अपने में सम्मिलित नहीं होंगे। जैसे प्रथम भाव दूसरे में जाके जुड़ गया, अथवा जो उसमें राशि है प्रथम राशि दूसरी राशि में जाके मिल गई, ऐसा तो नहीं होगा। तो यहाँ होगा क्या? यहाँ पे तीसरी चीज कौन बची हमारे पास? ग्रह बचे। तो मतलब यहाँ पे जो जोड़ हो रहा है
जो योग हो रहा है वो ग्रहों का हो रहा है, ठीक है। और उन्हीं ग्रहों के आधार पर हम क्या करते हैं, निर्णय करते हैं। किसका निर्णय करते हैं? योगों का निर्णय करते हैं। और ऐसे बहुत सारे योग हैं आपके ज्योतिष शास्त्र में, हजारों ही योग हैं, लेकिन कुछ उसमें ऐसे योग हैं जो हम मूलतः उनको विशेष रूप से ध्यान में रखते हैं। तो उसमें कुछ शुभ योग भी हैं, कुछ अशुभ योग भी हैं। जैसे शुभ योगों में आप बात करें तो आपका जैसे राजयोग है, आपके पंच महापुरुष योग हैं, आपका मतलब जातक पारिजात में तो विद्वान जो रहते हैं अलग अलग विषयों के, उनके भी योगों की चर्चाई है कि कौन गणित के क्षेत्र में जाएगा, कौन विज्ञान के क्षेत्र में जाएगा, कौन ज्योतिषी बनेगा, इस तरह के योगों की भी चर्चाई है उसमें। तो ये इस तरह के योग शुभ योग की श्रेणी में आते हैं, है ना। फिर कुछ ऐसे हैं कुछ जो पाप योग हैं। अब जैसे अरिष्ट योग है, अरिष्ट योग जितने भी बनेंगे वो अरिष्ट करने वाले जो स्थितियां हैं उनको बताने वाले हैं। फिर कुछ आते हैं जैसे कर्तरी योग है, आपका अनफा योग है। तो इस तरह के योग भी कुछ अशुभ श्रेणी के योग हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे योगों की 2 श्रेणियां हो जाती हैं, लेकिन यहाँ पे हम मूल रूप से ले रहे हैं राजयोग, और साथ में जो पंच महापुरुष योग हैं उनको भी पढ़ेंगे अग्रिम कक्षाओं में। तो आज हम जैसे राजयोग की चर्चा करते हैं। तो राजयोग में जैसे अभी आपने एक उदाहरण दिया था, इसमें कहा था कि 6, 8वें और 12वें की बात आई थी जी, हमने कहा था सर। हाँ, तो अब वो सामान्य राजयोग नहीं है ना, वो दूसरे चरण में उसकी चर्चा करेंगे। कैसे कि मतलब अभी पहले क्या कह रहे हैं कि जो राज्य का सुख देने वाला होता है वही राजयोग है, या फिर राजसिक प्रवृत्ति, राजसिक जीवन को जो देने वाला है, या फिर राजसिक सुख सुविधाओं को प्रदान करने वाला जो योग है वो आपका राजयोग है। तो इसमें पाराशर जी का क्या मत है? वो कहते हैं कि केंद्र कोणपति स्याताम परस्पर गृहोपगौ। कि केंद्र कोण, अब केंद्र और कोण से क्या समझ रहे हैं आप? केंद्र और कोण किसकी बात हो रही है यहाँ पे? ग्रह राशि अथवा भाव की? भाव की हो रही सर, भाव की बात हो रही है। मतलब हमने केंद्र कहा तो आपको स्पष्ट हो गया कि 1, 4, 7 और 10, ठीक है। अब हम कोण की बात करें तो कोण में आपको क्या स्पष्ट हो रहा है? 5, 9, 1, 5, 9। अब इसमें 1 भी है ना, लेकिन 1 पहले ही केंद्र में आ गया। तो 5 और 9 को हम यहाँ पे ले रहे हैं कोण के रूप में। तो बोला केंद्र कोण पति, पति की बात कर रहे हैं। पति मैंने क्या? स्वामी। तो बोल रहा है कि केंद्र के स्वामी और त्रिकोण के स्वामी। कोण मैंने त्रिकोण, केंद्र के स्वामी और त्रिकोण के स्वामी क्या हो? परस्पर गृह उपगौ। परस्पर क्या हो? गृह, गृह किसको कह रहे हैं हम? राशि को बोल लें, अथवा राशि तो किसी भाव में ही होगी। तो बोल रहे कि परस्पर एक दूसरे की राशि में बैठ गए, परस्पर राशि का परिवर्तन उन्होंने कर लिया। कैसे? उदाहरण के साथ हम जैसे मेष कुंडली है, मेष लग्न की कुंडली है, तो मेष लग्न की कुंडली में केंद्र कौन कौन हो जाएंगे? केंद्र के स्वामी, मतलब 1, 4, 7, 10 राशि के स्वामी आपके केंद्रेश हो जाएंगे, केंद्र भाव के स्वामी हो जाएंगे, ठीक है। अब जैसे लग्न से लेते हैं तो लग्न का स्वामी कौन होगा? मंगल, मंगल होगा। अब त्रिकोण यानी 5 और 9 का स्वामी कौन हो जाएगा? सूर्य और गुरु। सूर्य और गुरु हो जाएगा। अब इसमें देखिए राशि से हमें ग्रह भी मिल गए, मतलब उनके स्वामी की को हमने पहचान लिया। अब क्या करेंगे? तो बोल रहा है कि परस्पर एक दूसरे की राशि में चले जाएं, एक दूसरे के राशि में चले जाएं, एक दूसरे के स्थान में, है ना। अब स्थान की जब बात आएगी तो मतलब भाव की बात है। जैसे केंद्र में आपके 4 भाव है, लेकिन हम लग्न को अभी ये देख रहे हैं, और लग्न का स्वामी है आपका मंगल। अब त्रिकोण का स्वामी, पंचम का स्वामी है आपका सूर्य। अब बोल रहा कि जो मंगल होगा वो पंचम स्थान में चला जाए, और जो सूर्य होगा वो लग्न स्थान में चला जाए, ठीक है। तो बोल रहा है एक भी द्वौ स्थितौ, अथवा दोनों ही एक ही स्थान में आ जाएं।
स्पष्ट हो रही है स्थिति? सर एक बार रिपीट कीजिए प्लीज। देखिए, परस्पर परस्पर में क्या होगा, मतलब दोनों में एक जैसा रिएक्शन होगा। एक उसकी राशि में जाएगा और दूसरा अपने स्थान से दूसरी उसी की राशि में आ जाएगा। जैसे लग्न का स्वामी पंचम में चला गया और पंचम का स्वामी लग्न में चला गया, ये तो हुआ परस्पर स्थान परिवर्तन, ठीक है ना। परस्पर स्थान परिवर्तन, तो ऐसा बोल सकते हैं कि केंद्र और त्रिकोण में परस्पर स्थान परिवर्तन हो जाए, अथवा लग्न का स्वामी और केंद्र त्रिकोण का स्वामी, लग्न का स्वामी और त्रिकोण में भी अभी हम पंचम की बात कर रहे हैं, मतलब लग्न का स्वामी और पंचम का स्वामी या तो दोनों पंचम में हो या फिर दोनों लग्न में। स्पष्ट हो रहा है? जी सर। यस सर। ये दूसरी स्थिति है, ये दूसरी स्थिति है। पहली में दोनों एक दूसरे की राशि में बैठ गए। अब दूसरी स्थिति में बोल रहा है कि दोनों एक ही स्थान में आ जाए, परस्पर एक ही स्थान में आ जाए। या अब तीसरी बात कर रहे हैं, तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि पूर्ण दृष्टि इक्षितो वापि मिथो योग करो तदा। हाँ, पूर्ण दृष्टि की बात आई। पूर्ण दृष्टि तो अब आप जान चुके हैं, है ना। पूर्ण दृष्टि आप समझ चुके हैं। तो इसमें हाँ, सप्तम और कुछ विशेष ग्रहों की जो बताई गई है वो भी उनकी पूर्ण दृष्टि कही जाए। अब बोल रहा है कि जैसे दोनों या तो परस्पर स्थान परिवर्तन किए हों, दूसरी कंडीशन में दोनों एक ही स्थान में हो, और तीसरी कंडीशन में दोनों परस्पर एक दूसरे को देखते हों। अब दोनों कौन, किनकी बात हो रही है? दोनों की। लग्नेश पंचमेश केंद्र, हाँ, मतलब लग्नेश पंचमेश को हम उदाहरण लेते हैं, मतलब केंद्र और त्रिकोण की। जी। मूल क्या है? केंद्र और त्रिकोण, ठीक है। अब ये हुई तीसरी कंडीशन। तो बोल रहा है कि ऐसी स्थिति में ये ग्रह जो हैं योग कारक होते हैं। अब कैसे योग कारक होते हैं? अब योग तो बन गया इसमें, कौन सा योग? तो बोल रहा है योगे अस्मिन् जायते भूपो विख्यातु वा जनो भवे। भूप, सुना होगा आपने, भूपति, यानी भूमि का राजा, भूमि का स्वामी, तो राजा के लिए सब प्रयोग होता है। तो बोल रहा है कि ऐसे योग में जातक जो है वो राजा होता है, ठीक है। अब क्या हुआ? तो इसमें मूल स्थान कौन से हुए? स्थान में इसका यहाँ पे संबंध बना केंद्र और त्रिकोण का, ठीक है। अब उन्हीं के अधिपति यानी उन्हीं के स्वामी यहाँ पे तीन कंडीशन में उनको यहाँ पे दिखा दिए कि पहली कंडीशन में परस्पर एक दूसरे की राशि में हो, दूसरी में कोई उन दोनों में से कोई भी दोनों भावों में से किसी भी एक भाव में बैठ जाए, ठीक है, और तीसरी में परस्पर एक दूसरे को देखते हो, तो ऐसी स्थिति में राजयोग होता है, ठीक है। अब अग्रिम योग में ये तो हुआ एक योग, राजयोग। फिर बोल रहा है कोणे शत्वे यदि कस्य केंद्रे शत्वम च जायते। अब बोल रहा है एक ही ग्रह यदि केंद्र का स्वामी भी हो और त्रिकोण का स्वामी भी हो, हैं, और उसके आगे क्या बोल रहा है कि केंद्रे कोणे स्थितो, और केंद्र में बैठा हो या त्रिकोण में बैठा हो। अब ये कैसे हो सकता है? संभव है क्या कि एक ही ग्रह केंद्र का स्वामी भी हो और त्रिकोण का स्वामी भी हो? अब ये राशि के हाँ, जैसे दो राशि, हाँ, दो राशि वाला कोई ग्रह होगा तो वही ये हो सकता है। अब ये आपको देखना है कि कौन कौन से लग्न में हो सकता है, केंद्र का और त्रिकोण का। जैसे आप देखिए कि चतुर्थ भाव में यदि मकर राशि आ जाए, तो चतुर्थ भाव में मकर राशि आती है तो मतलब कौन सा लग्न हुआ? तुला लग्न। तुला लग्न की कुंडली में तो वहां पे शनि क्या हो जाएगा? राजयोग कारक हो जाएगा। कैसे? अभी क्या बताए कि केंद्र का स्वामी भी हो और त्रिकोण का स्वामी भी हो। अब इसमें शनि क्या हो रहा है? कौन कौन से भाव का स्वामी बन रहा है? तुला लग्न की कुंडली में आप ड्रॉ भी कर सकते हैं जल्दी से, कुंडली बना करके तुला लगन लगा करके उसमें देखेंगे कि पहले तुला लगन, दूसरे में वृश्चिक, तीसरे में धनु और चौथे में कौन सी राशि आएगी? मकर राशि। मकर। और पांचवें में कौन सी आएगी?
कुंभ। कुंभ राशि। अब चौथा भाव क्या है, केंद्र में या त्रिकोण में? केंद्र में। केंद्र में है। और पांचवा भाव क्या है, त्रिकोण में। तो दोनों का स्वामी क्या हो गया? शनि। शनि। मतलब एक ही ग्रह हो गया। ठीक है, दोनों का स्वामी एक ही ग्रह हो गया। अब बोल रहे कि अब स्वामी तो है, लेकिन अब वो शनि बैठा कहाँ है ये भी तो देखना है। अब वो शनि मान लो 6 में बैठ गया, 8 में और 12 में बैठ गया, तब तो योग कारक नहीं होगा। अगर लगन में हो तो? हाँ, यही बात कर रहे हैं आगे। बोल रहे केंद्रे कोणे स्थितो है कि केंद्र में हो और त्रिकोण में हो। अब केंद्र में मतलब 1, 4, 7, 10, 5, 9 इन भावों में हो। ये स्पष्ट हो गया केंद्र और त्रिकोण कहने से कि 1, 4, 7, 10, 5 अथवा 9वें भाव में यदि वह ग्रह हो तब भी वह क्या होता है, योग कारक होता है। क्लियर? जी जी। कोई डाउट? ये क्लियर हुआ दोनों योग? जी सर। अब इसमें एक विशेष बात बता रहे हैं, जैसे अभी आपने जो योग की बात करी थी ना, तो उसको ऐसे भी जानना चाहिए कि जो विपरीत भावों से अथवा दुष्ट भावों से जो योग बनते हैं, है ना। क्योंकि जैसे आपने कहा कि 6 और 6 का स्वामी बताया था आपने। हाँ जी जी सर। है ना। और 6 का स्वामी और कौन सा बताया था? 6, 8, 12 के स्वामी एक दूसरे के घर में बैठ 6, 8, 12 का स्वामी एक दूसरे के घर में बैठ जाएं। अब ये कैसा राजयोग होगा? तो यहाँ तो भाव वो शुभ नहीं, अभी तक तो केंद्र और त्रिकोण की ही बात हो रही थी ना। विपरीत राजयोग है। हाँ, विपरीत राजयोग मतलब विपरीत परिस्थिति में भी वो क्या कर रहा है, उसको राजयोग की प्राप्ति करवा रहा है। जरूरी नहीं है कि अशुभ भाव जो हैं वो अशुभ ही फल दें। कभी कभी अशुभ भाव के जो स्वामी जो होते हैं वो भी शुभ योग बना देते हैं। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पे बात आती है। और फलित के जितने भी ग्रंथ हैं तो उसमें आपने एक वाक्य अवश्य पढ़ा होगा कि जो ज्योतिर्विद हैं, जो ज्योतिष को पढ़ने वाले हैं, उनको अपने विवेक से फल कहना चाहिए। तो यहाँ पे आपको विवेक का प्रयोग करना है। विवेक मैंने क्या? विवेक मैंने ये कि आपने जो अभी तक जितना भी विषय आप ज्योतिष के विषय में पढ़े हैं या ज्योतिष का जो कुछ भी आप जानते हैं, तो उसमें आपको मंथन करना है, उसमें आपको विचार करना है कि कौन सा योग जो है वो फल कारक होगा और कौन सा आपके लिए फल कारक नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब इस स्थिति में क्या बोल रहे हैं कि केंद्र कोण अधिपावेव पाप स्थान अधिपौ यदा है। अब बोल रहे कि अभी केंद्र और त्रिकोण जो है, यदि आपके अभी तो योग बना रहे थे, लेकिन कभी कभी ये केंद्र और त्रिकोण यदि जैसे त्रिषड आय एक भाव की संज्ञा होती है, सुना है कभी? त्रिषड आय 3, 6, 11। ठीक है, आप बोल रहे हैं ये जो यदि केंद्र और जो त्रिकोण हैं उनके स्वामी यदि 3, 6, 11 के स्वामी भी हो जाएं तो परस्पर वहाँ पे जो स्थिति बताई गई 3, तो उसमें भी यदि स्थित होते हैं तब भी वो योग कारक नहीं होंगे। ठीक है, अब ये कैसे हो सकता है? जैसे शनि का ही उदाहरण ले लीजिए। शनि की मकर राशि यदि 10वें भाव में चली जाए, मतलब मेष लग्न की कुंडली में ऐसी स्थिति बन जाएगी, बनेगी ना। मेष लग्न की कुंडली को थोड़ा ध्यान में रखिए और उसमें शनि की जो राशि है उसको ध्यान में लाइए। कौन कौन से भाव का स्वामी हो जाएगा? अथवा हाँ, 10 और 11। हाँ, मतलब अब इसमें आपके जो कन्या लग्न की कुंडली है उसमें भी ऐसी स्थिति बनेगी। उसमें भी शनि जो है आपका 5म और 6ठे का स्वामी हो जाएगा। मेष लग्न की कुंडली में भी ऐसी स्थिति बनेगी। तो वहाँ पे क्या बोल रहा है कि यदि केंद्र का स्वामी हो जाए अथवा त्रिकोण का स्वामी हो जाए और उसके बाद भी उसके बाद वह 3, 6, 11 में वह उसका स्वामी चला जाएगा।
ठीक है। केंद्र का स्वामी और त्रिकोण का स्वामी होकर के भी यदि 3 6 11 में चला जाता है, शुभ भावों में नहीं रहता है, तब भी वो बोल रहा है कि वहाँ पे वह फल कारक नहीं होगा। वो उस राजयोग जो सदृश फल को देने वाली जो बात आई तो उसमें वह नहीं समझना चाहिए। और क्या बता रहे हैं कि संबंध मात्रेण न योगम लभते नरः, है कि यदि उच्च और नीच की स्थिति, मतलब उच्च की बात आपने देखी, अपने ग्रहों के बल को भी देख लिया, तो बोला ग्रह बेशक बली हो, उच्च हो, लेकिन यदि वह केंद्र त्रिकोण का स्वामी होकर के अशुभ भावों में चला जाता है तो वह योग कारक नहीं होगा। मतलब ग्रह का बल प्रयोग तभी हो सकता है। अब इसका अर्थ आप थोड़ा व्यवहारिक रूप से लें तो आपको थोड़ा स्पष्ट हो जाएगा कि यदि कोई कितना भी बली है ना, कितना भी उसके पास बल है, बाहुबल हो, धन बल हो अथवा सेना का बल हो, लेकिन जब वह राजा अथवा कोई भी अमुक व्यक्ति दूसरे स्थान में, शत्रु के स्थान में या ऐसी परिस्थिति में फंस जाए जहाँ पे वह अकेला हो, तो वहाँ वह पूर्णतः अपने बल का प्रयोग नहीं कर सकता। ठीक है, तो यही स्थिति ग्रहों के साथ भी होती है। ठीक, क्लियर है। अब एक लघु जातक ग्रंथ है आपका, ये जो ग्रंथ मैं बोल रहा हूँ इनको आप कोट कर लीजिए, और क्योंकि कल इसको मैं एक बार उदाहरण के साथ, श्लोक के साथ आपको पीपीटी इसका भेज दूंगा। तो बोल रहा है कि राजयोग जो होता है वो कितने ग्रहों से बन सकता है आपकी दृष्टि में? आपसे पूछ रहा हूँ सभी से, कितने ग्रहों का राजयोग हो सकता है? 5 ग्रहों का हो सकता है सर। मतलब 5 से कम नहीं हो सकता क्या? 5 से कम से भी होता है। कितने कम से कम, कितने न्यूनतम कितने ग्रहों से? सर कौन सा योग? राजयोग 3। हाँ, लेकिन वराहमिहिर क्या कहते हैं कि एक ग्रह भी राजयोग कारक हो सकता है, कि एक ग्रह भी आपके कुंडली में राज योग को दे सकता है। कैसे? तो बोल रहा है एकोपि नृपति जन्म प्रदो ग्रह स्वोच्च कहा सुहृद दृष्टः बलिभिः केन्द्रोपगतैः त्रिभि प्रभृतिभिर अवनि पाल भव। अवनि कहते हैं पृथ्वी को, ठीक है। अवनि पाल, जैसे भूपाल का नाम सुना है? भूपाल शब्द सुना है कभी? भूमि को पालने वाला, भूमि की रक्षा करने वाला, यानी राजा, ठीक है। तो अवनि कहते हैं पृथ्वी को अथवा भूमि को, तो बोल रहा है कि पृथ्वी को पालने वाला, पृथ्वी की रक्षा करने वाला, अथवा कहें तो राजा होता है। कब होता है कि एक भी ग्रह कब जन्म प्रदो, जन्म समय में क्या हो, तो बोल रहा है उच्च ग्रह, उच्च में गया हो, अपने उच्च राशि में गया हो कोई भी ग्रह। यहाँ पे सूर्य चंद्र से लेकर के शनि तक की बात हो रही है, ठीक है। 7 ग्रहों में से बोल रहे हैं कि आपका कोई भी एक ग्रह उच्च राशि में स्थित हो, और इसके बाद क्या होना चाहिए, तो बोल रहे हैं सुहृद दृष्टः, ठीक है। सुहृद यानी मित्र, मित्र दृष्टः, मित्र के द्वारा देखा जाता हो। अब इसमें बोल रहा है कि बलि भी केंद्रोपगतई, और तीसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, तो बोल रहा है केंद्र उपगतई, केंद्र में बैठा हुआ। त्रि प्रवृत्ति भी, तो बोल रहा है इन तीनों स्थिति में है। और त्रि प्रवृत्ति, तो बोल रहा है कि ऐसे एक ग्रह भी राजयोग कारक हो जाता है, ठीक है। ये स्पष्ट हुआ। अब देखिए, इसमें कहने का जो इनका तात्पर्य है वो ये है कि कोई भी एक ग्रह अपने जैसे उच्च में होगा तो 75% तो वैसे ही बली हो जाएगा, है ना। ग्रह बल तो आपने पढ़ा होगा ना। तो अब फिर वो बोल रहा है कि उच्च होने के साथ साथ उसको उसका मित्र भी देख रहा है, मतलब कोई पावर में है, किसी पद पे आसीन है, किसी बड़े पद पे, और उसका जो मित्र है उससे की जो प्रत्येक गतिविधि को देख भी रहा है और उसको सपोर्ट भी कर रहा है। तो ऐसे में उसको क्या होगा, उसका आत्म बल भी बढ़ेगा और उसका जो मानसिक रूप से भी वह क्या होगा, ग्रह जो है या व्यक्ति जो है वो पुष्ट होगा, है, या उसको बल मिलेगा,
तो स्थिति हो गई। और फिर तीसरी बात क्या बोल रहे, केंद्र में हो, केंद्र में मतलब पूरे अधिकार, पूरी सत्ता उसके हाथ में हो। तो ऐसी स्थिति में तो निश्चय ही क्या होगा, वह जातक अवश्य ही राज करने वाला होगा, है लीडरशिप करने वाला होगा। तो लीडरशिप जैसे लीडरशिप कौन कर सकता है, जब उसमें आत्मबल हो। तो आत्मबल कब आता है, जब प्रत्येक परिस्थिति व्यक्ति के अनुकूल हो, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि ऐसी स्थिति में एक ग्रह भी राजयोग कारक हो सकता है। और यदि इस तरह से यदि 3, 4 अथवा 2 ग्रह भी उच्च के हो जाते हैं, मित्र के द्वारा अथवा देखे जाते हो, अथवा मित्र की राशि में चले जाएं तब भी, या फिर केंद्र में चले जाएं, या फिर केंद्र में स्थित हो जाएं, तब भी वह जातक जो है राजकुल में उत्पन्न होकर के राजा बनता है, ठीक है। अब एक ग्रह के बलि होने पे बोल रहा है कि वह तो राजा होगा विशेष परिस्थिति से। बोल रहा है अवनि पाल भवा, तो बोल रहा है कि इससे यहाँ स्पष्ट हो रहा है ना, कि यदि 2, 4 अथवा 5 ग्रह बलि हो जाते हैं तो निश्चय ही वे जातक को राजयोग प्रदान करते हैं। इसके बाद ये क्लियर हुआ, ये क्लियर है, इसमें कुछ संशय में उच्च का हो जाता है तो उसमें लेता है क्या, जो कि हाँ, देखिए यहाँ एक चीज बता रहे हैं, यहाँ स्पष्ट कर दिया है ब्राह्मीण ने कि वे बोल रहे हैं नृपते जन्म पर कुंडली ही मानने, ये तो अलग विषय है। लेकिन जब षडवर्ग की बात आती है ना, तो उसमें लग्न कुंडली को अलग नाम दिया है, षडवर्ग में विशेषता ग्रहण किया है पहले नंबर पे, ठीक है। और उसमें एक जब आपने विचारणीय विषयों को पढ़ा था, है ना, मतलब विषय तो ये जुड़ते चलेंगे अब पीछे से पीछे जो हम पढ़े थे, कि वहां पे एक बात आई थी, शरीर वर्ण चिन्हायुर व्योमानम सुखाशुखम जातिशीलम च मतिमान लग्नात् सर्वम विचिंतेत, है ना। जो शरीर मान की बात आई थी, यश की बात आई थी, तो एक राजा का जो मान यश जो होता है, मतलब एक राजा कहें या राजा के सदृश फल को पाने वाला जातक, ठीक है ना। अब राजा का मतलब यही नहीं होता है कि किसी सत्ता में जाकर के ही शासन करना, तो वहाँ पे जो एक तो आपकी कम्युनिटी है, आपका कोई समाज है, आपका घर है, परिवार है, गांव है, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पे उसको एक विशेष पद दिया जा रहा है, विशेष मान सम्मान, और राजा की भांति उसके आदेश का पालन किया जा रहा है। एक जिला के लिए उसका कलेक्टर वो भी राजा है, ठीक है। तो राजा का मतलब वहां से प्रत्येक स्तर पे राजयोग जो है वो मतलब जब हम इसमें अनुपात को जब ग्रहण करेंगे ना, अनुपातिक दृष्टि से जब हम देखेंगे तो इसमें हमें सरलता रहेगी। राजा का मतलब देश का राष्ट्रपति अथवा कोई प्रधानमंत्री ही नहीं होगा, तो उसको थोड़ा विचार हमें करना है, ठीक है। तो ये इस तरह के 2-3 राजयोग। एक और चीज यहाँ पे बता रहे हैं, आपने वर्गोत्तम पढ़ा होगा, वर्गोत्तम, और जो नवांश के विषय में, नवांश हाँ, वर्गोत्तम यानी वहाँ पे जो एक राशि की बात आई थी, वहाँ पे लग्न कुंडली में जो ये रहती है ग्रह, जो वो ही नवमांश कुंडली में भी अगर वो ही ग्रह आता है तो वो राशि, तो वो वर्गोत्तम कहलाता है। यही चीज यहाँ पे बताने का प्रयास कर रहे हैं कि वर्ग उत्तम गते चंद्रे चतुरादि वीक्षिते विलग्ने नृप जन्म भवति राज्यम नृप योगे बलियुत दशायाम,
तो बोल रहे हैं कि जब लग्न का ग्रह नवांश में भी उसी स्थिति में हो वर्गोत्तम, और बोल रहे हैं कि एक नहीं 4 या 5 या 6 ग्रह हैं, और किसको छोड़ के, तो बोल रहे चंद्रमा को छोड़ के हैं, चंद्रमा को यहाँ पे छोड़ करके। ठीक है, अब चंद्रमा को यहाँ पे क्यों ग्रहण नहीं कर रहे हैं? ठीक है, तो हाँ, तो इसमें एक चीज बोल रहे हैं कि चंद्रे चतुरादि, हाँ, ग्रहे चतुः पंचषड्भि वीक्षिते तदा, तो बोल रहे कि इनमें जो अन्य जो 5 या 6 जो ग्रह हैं, बोल रहे कि जो नवांश की स्थिति देखेंगे वो चंद्रमा को छोड़ के देखना है, अथवा चंद्रमा भी अपने वर्गोत्तम में हो। ठीक है, चंद्रमा मात्र अपने वर्गोत्तम में हो तब चलेगा, लेकिन नवांश की स्थिति को छोड़ के तो ऐसे में भी जातक राजा होता है। और इसमें विशेष जो बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि जो ग्रह आप, जैसे ग्रहों का बल आपने देखा है ना, कि कौन सा ग्रह कैसे बली होता है। और अभी एक और विषय है जो आपको ये स्पष्ट करेगा कि कौन ग्रह किससे अधिक बली होता है। ये पढ़ा है क्या कि उत्तरोत्तर वो ग्रह, कौन सा ग्रह किससे ज्यादा बली होगा। ठीक है, तो ये अभी ये विषय आपको कल बताएंगे। अब इसमें ये जो बात कर रहे हैं ना कि 2, 4, 6 ग्रह अपने वर्गोत्तम में हो, वर्गोत्तम नवांश में स्थित हो, तो बोल रहे कि और इनमें से जो ज्यादा बली होगा। अब ज्यादा बली का मतलब क्या ले रहे हैं आप? अभी तक आपने 6 बल पढ़े हैं, तो ज्यादा बली कौन? तो वहां पे 6 बल के आधार पे आपका एक विशोपक बल निकाला जाता है। ठीक है, मतलब कुल मिला करके, जैसे आप लेते हैं ना, किसी आपके पास कोई डाटा आ गया, उस डाटा को आप जब कलेक्ट करते हैं तो आप उसका एक मीडियन निकालते हैं, मध्यमान है, मध्यमान। अब उस मध्यमान में आप देखते हैं कि उस मध्यमान से नीचे है उसका रेशो आ रहा है अथवा उससे ऊपर आ रहा है, अनुपात जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो एक दृष्टि में वही उसको जाने कि एक अनुपात रूप में जब सभी ग्रहों का अनुपात हम देखते हैं तो जिसका अनुपात में बल ज्यादा होता है तो उसको बली मानते हैं। ठीक है, तो बोल रहे कि जो ग्रह बली होगा उसी की दशा अंतरदशा में जातक जो है राज्य को प्राप्त करता है। अब कोई देखिए, आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे राजा के पदों या राजा के समान पदों पे आसीन रहते हैं, लेकिन वो सदैव नहीं रहते हैं, कुछ वर्षों के लिए होते हैं और फिर कुछ वर्ष वो उस पद को प्राप्ति ही नहीं कर पाते हैं। फिर से जब राजयोग की प्राप्ति होती है तो उसकी दशांतर दशा में आप उसका अध्ययन कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका ये इस तरह से इसको प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं आप, पूर्व कुंडलियों में आप इसको देख सकते हैं, भविष्य में भी आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो बोल रहे कि ये समय भी हम उनसे जान सकते हैं कि किस समय में जातक जो है वह राज्य को प्राप्त करेगा अथवा राजा पद को प्राप्त करेगा। ठीक है, क्लियर? हाँ, अब इसमें एक राहु और केतु के विषय में थोड़ा बता रहे हैं और उसमें विशेष बता रहे हैं कि अभी तक तो हम सिर्फ पंचतारा ग्रह, सूर्य, चंद्र इत्यादि से ही विशेष योगों की चर्चा करते हैं, लेकिन जब हम राहु और केतु के विषय में बात करना चाहते हैं ना तो हम कई बार उसमें थोड़ा भ्रम में आ जाते हैं। अब राहु और केतु में आप चाहे आपको पता है कि उसकी स्वगृह राशि कौन है, उसको उसकी उच्च राशि कौन है। जैसे राहु केतु की बात करें तो गुरु और बुध ने दोनों को अपनी एक एक राशि दे रखी है, पता है आपको? मतलब राहु की स्व राशि की जब हम बात करें तो उसको बुध ने अपनी एक राशि दे रखी है और इसीलिए फलित में बुध के सदृश फल देने वाला उसके उपाय इत्यादि किए जाते हैं तो बुध के सदृश किए जाते हैं राहु के, क्योंकि उसको बुध ने अपनी कन्या राशि में स्वगृही माना है। कहें तो पाराशर जी का मत है कि राहु जो है कन्या राशि में स्वराशि हो जाते हैं और केतु कहाँ होंगे यदि बुध कन्या में है तो? मीन में क्यों होंगे? 80 डिग्री पे रहते हैं दोनों। हाँ, मतलब दोनों 6 राशि के अंतर में रहते हैं, 180 डिग्री के अंतर में रहते हैं। ठीक है, तो कन्या से जो 7वीं राशि होगी वहां पे केतु स्वगृही हो जाएंगे।
जैसे ही राहु को, तो आपको कुछ विशेष योग, तो बोल रहा है कि आपको कैसे विचार करना है राहु और केतु के विषय में। इसको आप नोट भी कर सकते हैं पॉइंट्स में कि बोल रहा है यद भावेश युतो बापी यद्यत भाव समागतौ। कि बोल रहा राहु और केतु ये दोनों ही जिस भावेश के साथ बैठे हों, भावेश मतलब जिस किसी भी भाव की जो राशि है उसके स्वामी के साथ। स्पष्ट नहीं हुआ ना अभी? नहीं हुआ। हाँ, जैसे उदाहरण के लिए आप मेष कुंडली को लीजिए, ठीक है, तो उसमें बोल रहा है कि अब मेष कुंडली में आपके प्रत्येक 12 भावों में से प्रत्येक एक राशि होगी और 12 ही भावों का एक अधिपति हो जाएगा। मतलब जो उस भाव में राशि है उसका स्वामी उस भाव का अधिपति हो जाएगा। अब क्या बोल रहे हैं पाराशर कि राहु और केतु दोनों ही जिस भावेश के साथ बैठे हों, अब ये नहीं बता रहे कहाँ बैठे हों, इसका मतलब ये हुआ कहीं भी बैठे हों, 12 भावों में से कहीं भी बैठे हों। किस भावेश के साथ? तो बोले किसी भी भावेश के साथ। मान लीजिए राहु पंचम भाव में बैठा है, किसके साथ? तो बोल रहे हैं कि लग्नेश के साथ भी हो सकता है, चतुर्थेश के साथ भी हो सकता है, मतलब लग्न के स्वामी के साथ भी हो सकता है। तो यहाँ पे मेष लग्न की कुंडली मान लीजिए, तो पंचम भाव में जब राहु बैठ गया तो सिंह राशि में बैठ गया। अब किसके साथ बैठा है? तो बोल रहा है कि लग्नेश के साथ बैठा है, तो लग्नेश यानी मंगल के साथ बैठा। तो पंचम भाव में अब देखिए यहाँ पे फल को थोड़ा और आपको गंभीरता से लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे पहले राहु को देखा आपने, फिर पंचम भाव में जो लग्नेश हुआ मंगल वो भी वहां पे आ गया। अब पंचम भाव में भी तो कोई राशि होगी, पंचम भाव में भी कोई राशि होगी ना, यानी सिंह राशि है वहां पे, हैं, तो उसका भी स्वामी होगा। लेकिन अभी तक हम उसको नहीं देख रहे हैं। अभी हम क्या देख रहे हैं कि राहु जिस भाव में जिस भावेश के साथ बैठा, यानी लग्न के स्वामी के साथ वहां बैठ के मंगल के साथ, तो बोल रहा है उस भाव जिसमें वो बैठा है और जिस भावेश के साथ बैठा है, तो तत्त फलानि प्रबलौ, तो उसके जैसा ही फल देगा। ठीक है, तो यहाँ पे राहु में किसका फल ज्यादा आ जाएगा? अब जिस भाव में बैठा है तो राहु से उस भाव के विचारणीय विषयों को वहां पे हम देखेंगे। ठीक है, अब राहु के स्वयं के विषयों को एक क्षण के लिए छोड़ देंगे, लेकिन जिस भावेश के साथ बैठ गया, जैसे मंगल के साथ, तो मंगल के साथ जब राहु बैठ गया तो बोल रहे कि उसके जैसा ही वह राहु जो है फल को उसके जैसे ही, उसके अनुरूप ही फल को देगा। ठीक है, उसके अनुसार ही फल को देते हैं। मतलब यहाँ पे राहु के ऊपर थोड़ा सा मंगल का शासन हो गया। ठीक है, ऐसे जरूरी नहीं है कि राहु और मंगल की ही स्थिति हो, आपके अन्य ग्रहों की स्थिति भी हो सकती है। यहाँ तो दोनों पापी ग्रह हो गए, शुभ ग्रहों की स्थिति भी हो सकती है। ठीक है, तो जो पापी ग्रहों की स्थिति बनेगी तब पाप फल होगा, शुभ ग्रहों की बनेगी तो शुभ फल होगा। तो ऐसे हमें फल देखना होता है आगे। ठीक है, क्लियर? जी सर। हाँ, अब इसमें एक और स्थिति यहाँ पे राहु और केतु के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, क्या कहते हैं कि यदि केंद्र त्रिकोणे व निवसेताम, केंद्र में अथवा त्रिकोण में हो। ठीक है, कौन बोल रहे? राहु अथवा केतु, दोनों केंद्र में हो अथवा त्रिकोण में हो। और दूसरी स्थिति क्या बोल रहे हैं कि दोनों यदि केंद्रेश अथवा त्रिकोणेश, मतलब केंद्र के स्वामी अथवा त्रिकोण के स्वामी के द्वारा देखे जा रहे हो। ठीक है, दोनों स्थितियां स्पष्ट हो रही हैं। अब केंद्रेश मतलब केंद्र का स्वामी, त्रिकोण मतलब त्रिकोण पांचनों का स्वामी, तो दोनों ही क्या है? शुभ है। मतलब यहाँ पे शुभ भावों के जो अधिपति हैं, मतलब अच्छे स्थानों के जो मालिक हैं, स्वामी हैं, उनके अधिकार में राहु केतु चले गए।
तो जहाँ पे ज्यादा सज्जन लोग होते हैं ना, तो वहाँ पे पापी का भी ज्यादा उसको हिम्मत नहीं होती है कुछ गलत करने की, तो वो थोड़ा डर के वहाँ पे रहता है, उनके ही शासन के अधीन चलता है, ऐसा होता है। ठीक है ना। मतलब यहाँ पे यदि शुभ ग्रह जैसे 4 भाव आपके केंद्र के हो गए, 2 भाव आपके त्रिकोण के हो गए, तो वो रहे 6 लोग जब सज्जन लोग वहां बैठे हो, तो वहां पे यदि कोई 2 दुष्ट भी बैठे हैं ना, तो वो कुछ गलत करने का प्रयास नहीं करते हैं, अथवा ये होता है कि उनके संगति से वो थोड़ा सौम्य रहते हैं, है ना। तो अपना जो वास्तविक जो उनका व्यवहार होता है वह उसको नहीं दिखा पाते हैं। तो उसकी स्थिति को यहाँ पे पाराशर जी ने पुष्ट किया है। तो बोले ये राहु और केतु के बारे में विशेष है आपके लिए। तो ये होता है आपका राजयोग। ठीक है, तो ये तो हुआ राजयोग। अब इसमें राज योग जो है, एक होता है नीच राज भंग योग, है ना, नीच राज भंग योग। अब जैसे मान लीजिए आपकी कुंडली में राजयोग बना है, आपको दिख रहा है, तो हो सकता है कि आपको ये कैसे निर्णय करना है कि क्या ये ग्रह जो है वो राजयोग जो है वो फलीभूत होगा या नहीं होगा, इसका निर्णय कर सकते हैं क्या आप? और करेंगे तो कैसे कर सकते हैं? नीच राशि में चला गया ग्रह तो या शत्रु राशि में गया तो हो जाता है क्या ये नीच राशि? यहाँ वैसे नाम से ही स्पष्ट है कि नीच राज भंग योग, है ना। तो मतलब राज को भंग करने वाला। और कैसे? तो बोल रहा है कि यदि जहाँ पे हम केंद्रेश और त्रिकोणेश की अभी तक बातें कर रहे हैं, तो बोल रहा है कि यदि वो नीच इत्यादि स्थिति में हो तो कैसे हो, तो उसके लिए जातक पारिजात का एक मत है। जातक पारिजात का मत है, क्या बोल रहे हैं कि नीचंगतो जन्मनि योग रहा स्याद राशि नाथोपि तदुच्चनाथा सचंद्र लग्नाद यदि केंद्रवर्ती राजा भवे धार्मिक चक्रवर्ती। अब हो रहा है कि कई बार क्या होता है कि आपके ग्रह नीचे हैं, जैसे अभी जो चर्चा की थी आपने पहली बार कि ऐसे ऐसे भी राजयोग बनता है, तो वो उसी स्थिति को यहाँ पे बताने का प्रयास कर रहे हैं। और राजभंग भी होता है, वो अलग स्थिति में है, लेकिन जो ग्रह यदि नीच में अथवा अशुभ भावों से भी कैसे राजयोग बनता है वो यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक है, तो वो रहा नीचंगतो जन्मनि योग रहा। कोई ग्रह यदि जन्म के समय में नीच राशि में हो, ठीक है, तो मोरे स्याद राशि नाथोपि तदुच्चनाथा, या फिर मोरे के लेकिन उस जिस राशि में वो ग्रह बैठा है उसका जो स्वामी है वो उच्च राशि में हो अथवा उच्च स्थान का स्वामी हो। फिर वो रहा चंद्र लग्नात केंद्रवर्ती, और चंद्र से अथवा लग्न से वो केंद्रवर्ती हो जाए। केंद्रवर्ती माने केंद्र में चला जाए। तो ऐसी स्थिति में हो रहा वह राजा जो है राजा भवे धार्मिक चक्रवर्ती। तो ऐसी स्थिति में राजा जो है धार्मिक होते हुए चक्रवर्ती सम्राट होता है, चक्रवर्ती राजा होता है। अब ये स्थिति समझ में आ रही है आपको? लास्ट समझ में नहीं आया। समझ में क्या आया ये बताइए। लास्ट वाला नहीं समझ में आया जो आपने बोला ना, ये योग नहीं समझ आया। हाँ, शुरू में क्या बोला मैंने? यदि ग्रह जन्म के समय नीच राशि में हो और उसका स्वामी उच्च राशि में या उच्च स्थान का स्वामी। एक फोटो मैंने अभी आपको ग्रुप में शेयर किया है, इसमें 13 नंबर श्लोक को देखिए और उसमें नीचे बनी हुई कुंडली को देखिए। इसमें क्या बोल रहा है श्लोक में? नीचंग दो जन्मनि योग रहा स्याद राशि नाथोपि तदुच्चनाथा। मतलब जो नीच ग्रह है अथवा आपके जन्म कुंडली में जो ग्रह नीच राशि में गया हुआ है। अब इसमें बताइए कि कौन सा ग्रह आपको कुंडली में नीच का लग रहा है? कौन सा? ये 4 ग्रह आपके सामने हैं, 13 नंबर श्लोक में देखिए।
दिख रहा है सभी को ग्रुप में? 13 नंबर श्लोक, मतलब नीचे ऊपर 2 कुंडलियां बनी है, नीचे वाली सिंगल कुंडली है, उसको देखिए थोड़ा ध्यान से। हैं? तो अब इसमें बताइए कि कौन सा ग्रह नीच राशि में है? चंद्र, शुक्र, शनि, मंगल अथवा बृहस्पति, पांचों में से कौन? शनि। शनि नीच का है, ठीक है। लेकिन कोई और भी नीच का है क्या? और थोड़ा श्लोक की कंडीशन को भी देखिए। बोल रहे उस राशि, जिस राशि में वो नीच है, उस राशि का स्वामी उच्च में होना चाहिए। तो शनि, जैसे आपने बताया कि शनि नीच का है, ठीक है, यहाँ तक स्थिति ठीक है, लेकिन शनि उस जहाँ कहाँ बैठा है? मेष राशि में, और मेष का स्वामी कौन? मंगल। अब मंगल अपने उच्च में है क्या? स्वगृही है सर, और उस पर गुरु की दृष्टि भी है। नहीं, दृष्टि तो अभी बात नहीं करी ना इन्होंने, अभी तो हमें अपना विवेक नहीं लगाना यहाँ पे, है ना। अभी तो हमें सिर्फ श्लोक के अनुसार देखना है। उच्च का नहीं, ठीक है, उच्च का नहीं है ना मंगल। तो मतलब यहाँ पे ये कंडीशन पूरी बनी नहीं। अब थोड़ा और देखिए कौन सा ग्रह नीच का है। बृहस्पति दिख रहे हैं आपको कहीं? हाँ, बृहस्पति कौन सी राशि में है? कर्क में। कर्क में है। अब कर्क का स्वामी कौन हुआ? चंद्रमा। अब चंद्रमा कौन सी राशि में उच्च होता है? वृषभ। तो यहाँ वृषभ में है क्या चंद्रमा? हाँ, तो मतलब यहाँ पे ये जो ग्रह बोल रहा है कि योग ग्रह, श्लोक में लिखा है ऊपर, योग ग्रह जन्मनि नीचं गतो, जो ग्रह जन्म समय में नीचे हो, लेकिन स्यात् तत् राशि, उसकी राशि का जो नाथ यानी स्वामी जो है वो तदुच्च नाथ है, वो उच्च में हो। अब यहाँ तक तो स्थिति क्लियर हो गई, क्लियर है। तो बोल रहे अब इसमें देखिए, चंद्र लग्नात यदि केंद्रवर्ती, चंद्र लग्नात यदि केंद्रवर्ती, तो बोल रहा कि वह चंद्र से अथवा लग्न से कौन? अब चंद्र, जैसे यहाँ पे तो चंद्रमा ही उस राशि का स्वामी हो गया ना। अब बोल रहा है कि यदि कोई और भी होता तब भी हम चंद्र से अथवा लग्न से देखते और वो केंद्र में आ जाता। तो यहाँ पे देखिए चंद्रमा जो है, जो उस भाव का स्वामी हुआ, तो वो चंद्रमा से अथवा लग्न से केंद्र में है क्या? यहाँ तो चंद्रमा ही उस भाव का स्वामी हो गया ना, इसलिए वो प्रथम भाव में ही आ गया। तो अब ये भी देखना है। तो बोल रहा है कि ऐसी स्थिति में क्या होता है? राजा भवे धार्मिक चक्रवर्ती है। राजा जो होता है वो धार्मिक होता है और चक्रवर्ती होता है, ठीक है। मतलब धार्मिक होने के साथ साथ में चक्रवर्ती भी होता है, ठीक है, क्लियर। फिर एक बार दोबारा बता दोगे धार्मिक प्रवृत्ति का क्यों बोला गया? हाँ, देखिए यहाँ पे जो राजयोग की जो बात हो रही है ना, अब इसमें जो यदि ग्रह उच्च का होगा, यहाँ तो ये देखिए इसमें विचार नहीं करना है कि यहाँ पे चंद्रमा की बात हो रही है ना, अथवा गुरु की बात हो रही है। यहाँ पे दो स्थिति यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है, कि केंद्र और त्रिकोण है, अथवा सॉरी नीच, और नीच होने के बाद में जिस राशि में बैठा वो वहां पे उच्च हो जा रहा है। तो यहाँ पे जो राजा है उसको उसका जो धर्म है, वहां पे उसका धर्म है यज्ञ करवाना। जैसे आप धर्म शास्त्र में जब आप देखते हैं तो ब्राह्मणों का जो धर्म होता है यज्ञ करना और करवाना होता है, ठीक है। राजा का जो धर्म होता है वो यज्ञ करवाना होता है, ठीक है। अब यज्ञ इत्यादि कर्म करना और राजा होना, यानी जब क्षात्र धर्म की बात आती है तो वो रहे कि दोनों ही स्थितियों में मैं चक्रवर्ती कब होगा? है चक्रवर्ती राजा कब होता है? चक्रवर्ती से आप क्या समझ रहे हैं यहाँ पे? कुछ स्पष्ट हो रहा है? चक्रवर्ती सम्राट इत्यादि ये चीजें। हाँ, मतलब
चक्रवर्ती सम्राट आपने सुना होगा, है ना। तो बोल रहा है कि ऐसी स्थिति में जातक यदि धार्मिक कार्य राजा जो है धार्मिक कार्यों में प्रवृत्त होता है तो धार्मिक कार्य के प्रवृत्त करने के साथ साथ ही उनको संपादित करने के साथ साथ ही वह चक्रवर्ती राजा हो सकता है। मतलब वही राजा चक्रवर्ती हो सकता है जो धर्म के ऊपर चले है, नहीं तो उसको कहीं ना कहीं उसके लिए भी जो परिस्थिति है वो नुकसानदेह हो सकती है। दूसरी स्थिति यहाँ पे जब नीच ग्रह की बात आती है तो नीच ग्रह का कम कर रहा है नीच में ग्रह होकर के जन्म कुंडली में, लेकिन परिस्थिति से वहां पे क्या हुआ कि जो उसका बल कम हुआ वो उस जहाँ पे वो ग्रह बैठा नीच का स्वामी, तो उस भाव के स्वामी ने उसको पुष्ट कर दिया, तो वहां भी उसके बल को मतलब वहां पे साम्यता आ गई उसमें। तो कहीं से भी उसका मतलब बल जो है उसका किसी तरह से डिस्टरबेंस उसको नहीं हुआ, किसी तरह से भी वह बलहीन नहीं हुआ। ठीक है, ये दूसरी कंडीशन हो गई। तो बोल रहे कि जिस तरह से राजा के जो धर्म बताए गए हैं उन्हें धर्मों के अनुसार अथवा राजा के जो कर्तव्य इत्यादि होते हैं, हम प्रत्येक चीज के लिए कुछ नियम हम यहाँ पे बांधते हैं, तो उन्हीं नियमों के अंतर्गत हम उसका फल भी देखते हैं। ठीक है, यदि एक राजकुमार के लिए यदि हमें फल देखना है तो हम उसकी आयु के अनुसार देखेंगे, एक राजा के लिए देखना है तो उसकी आयु के अनुसार देखेंगे। और सिर्फ राजयोग की ही बात नहीं है, आप कुंडली का प्रत्येक योग का जो आप फल करते हैं तो सामने वाले के आयु को ध्यान में रख के ही आप उसका फल करते हैं। ठीक है, तो ये आपके इस तरह के योग जो नीच भंग योग हो जाते हैं, है ना, नीच का भंग करते हुए भी राजयोग हो जाना, अथवा कुछ ऐसे योग भी आगे हो जाते हैं जो राजा के योगों को भी भंग कर देते, मतलब इससे विपरीत स्थिति हो जाती है। इससे विपरीत स्थिति जब हो जाती है। और दूसरी चीज की जो 6ठे 8वें 12वें स्वामी की बात आती है, और वही भावों के स्वामी यदि 6ठे 8वें 12वें में उच्च के होकर के यदि बैठ जाते हैं, मित्र क्षेत्रीय होकर के बैठ जाते हैं, तो वे भी योग कारक हो जाते हैं। ठीक है, तो क्योंकि ये चर्चा पहले ही हो चुकी है कि जब दो जो जिसको बोलते हैं नेगेटिव ऋणात्मक जो स्थितियां हैं मिल जाती हैं तो वो एक सकारात्मक परिस्थिति का निर्माण कर देती हैं। ठीक है, इसमें कोई प्रश्न हो किसी का? हाँ, तो यहाँ तक हम राजयोग को रखेंगे। दूसरी स्थिति में नाभस योग। तो देखिए, नाभस योग की सिर्फ मैं थोड़ा भूमिका आपको आज बता देता हूँ। नाभस मतलब नभ यानी आकाश में जो कुछ आप चित्र देखते हैं, आकृतियां देखते हैं, अथवा जो तारों की स्थितियां देखते हैं, उनके आधार पे, ग्रहों के आधार पे आप उन स्थितियों के आधार पे, आकृतियों के आधार पे आप जिन योगों का अध्ययन करते हैं वो नाभस योग होते हैं। नाभस योगों की बात करें तो 32 प्रकार के आपके नाभस योग होते हैं जो 4 श्रेणियों में विभक्त होते हैं। ठीक है, 32 प्रकार के नाभस योग होते हैं और 4 श्रेणियों में विभक्त होते हैं। और यही 32 प्रकार के नाभस योग प्रभेद से, यानी उसके आगे भेद जब बनते चलते हैं तो ये 1800 प्रकार के हो जाते हैं। क्लियर हो रहा है नाभस योग? जी सर। ठीक है, नाभस योग की संख्या कितनी होगी? 32 है। और इसकी श्रेणियां कितनी हैं? 4 श्रेणियां हैं। और भेद से इनके कितने योग हो जाते हैं? 1800 प्रभेद हो जाते हैं। ठीक है, अब ये 4 श्रेणियां कौन है, इसको आज आप लिख लीजिएगा और इनकी संख्या मैं आपको बता देता हूँ, फिर कल इस पे आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये जो 4 श्रेणियां हैं, सबसे पहले आते हैं आपके आश्रय योग। ठीक है, पहली श्रेणी क्या है? आश्रय योग। आप इसको लिख भी सकते हैं। दूसरी स्थिति में आते हैं आपके आकृति योग। आकृति ठीक है, आकृति है ना। ठीक है, आश्रय योग, आकृति योग,
तीसरे में आते हैं आपके दल योग, दल, ठीक है। तीसरे में आते हैं आपके दल योग, और चौथे में आते हैं आपके संख्या योग, चौथे में आते हैं आपके संख्या योग, ठीक है। हाँ, अब जो आश्रय योग होते हैं वो 3 होते हैं, इसको लिख लीजिए। आश्रय योग कितने हुए? 3। आकृति योग होते हैं वो 20 होते हैं। आकृति योग कितने हुए? आकृति योग 20, 20, ठीक है। उसके बाद संख्या योग जो होते हैं वो 7 होते हैं, संख्या योग 7। और जो दल योग होते हैं अब कितने होंगे टोटल करके बताइए, दल योग कितने होंगे? 2 हो गए। मतलब इन तीनों का योग 30 और 2 आपके दल योग, ठीक। तो ये 32 प्रकार के आपके नाभस योग हो जाते हैं। अब इनकी डायग्राम कैसे बनती है, इनके चित्र कैसे बनते हैं और कैसे इनकी स्थिति बनती है। जैसे आश्रय योग को थोड़ा मैं स्पष्ट कर लूं कि जब सभी ग्रह आपकी चर राशि में चले जाएं, है ना, तो इन तीनों के नाम भी हैं जिनको आप लिख सकते हैं रज्जु, मुसल और नल, ठीक है। रज्जु, मुसल और नल योग। मतलब जब सभी ग्रह यहाँ पे राहु केतु को छोड़ देना है, ठीक है ना, राहु केतु को छोड़ के अन्य 7 ग्रह, सभी ग्रह जब चर राशि में बैठ जाएं, अब राशि की सिर्फ बात हो रही है ना, भाव का विचार इसमें नहीं है। जब चर राशि में बैठ जाएं तो वह रज्जु योग होता है, ठीक है। अब इसके बाद आपने राशि जब पढ़ी थी चर स्थिर द्विस्वभाव पढ़ी थी ना जी सर। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि 1, 4, 7, 10 में सभी ग्रह हों तो रज्जु योग। अब स्थिर राशि में जब सभी ग्रह बैठ जाएं तो कौन सा योग होगा? मुसल योग। जब स्थिर राशि में सभी ग्रह बैठ जाएं तो मुसल योग, ठीक है। अब बचा कौन? नल योग। और कौन से स्वभाव की राशि बची आपकी? द्विस्वभाव की। तो जब द्विस्वभाव में सभी ग्रह बैठ जाएं तो होता है आपका नल योग। तो रज्जु, मुसल और नल। क्लियर? ठीक है। अब इसमें संख्या योग और दल योग और 20 आपके आकृति योग हैं, उनके नाम भी आपको कल बताऊंगा। दल योग के नाम आप लिख सकते हैं सर्प और माला, ठीक है, सर्प और माला लिख लिए। संख्या योग के नाम भी आप लिख लीजिए। संख्या योग वीणा, वीणा, दाम, वीणा, दाम, पाश, केदार, युग, शूल, गोल। शूल, शूल, त्रिशूल, त्रिशूल सुना है? शूल मतलब जो त्रिशूल का जो त्रि मैंने 3 और शूल मैंने जो ऊपर का जो भाग होता है, तो वहां तो 3 शूल होते हैं, लेकिन जहाँ शूल की बात होगी वहां एक ही गिना जाएगा, जैसे भाले के आगे लगा होता है ना। तो बोल रहा है वीणा, दाम, पाश, केदार, युग, शूल और गोल। गोल्ड, गोल, 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 सर्कल, ठीक है। तो ये तीनों हुए। अब आकृति योग 20 हैं, तो उनके नाम भी आपको कल बताएंगे। उसमें जैसे बहुत सारे योग होते हैं, जैसे नौका है, कूट है, छत्र है, चाप है, चक्र है, समुद्र है, बापी है, कमल है, यव है, दंड है, गदा है। तो इस तरह से आपके 20 योग ये भी होते हैं। इनकी आकृतियां भी आपको बताएंगे किस तरह से वो आकृति बनती है ना।
तो इसके विषय में थोड़ी जो चर्चा अभी बची है, फल इनका इतिहास कुंडली में ये योग मिल रहे हैं, तो उनका फल कैसा होगा, कुछ इनमें से कौन से योग शुभ कहे जाएंगे और कौन से अशुभ कहे जाएंगे, तो वो भी हम कल चर्चा करेंगे इस पे। ठीक है, तो ये नाभस योग में आपका आश्रय योग हो चुका। आश्रय योग के बाद में आकृति और दल और संख्या, इनकी चर्चा हम कल करेंगे। ठीक है, आज वीडियो से आपका कक्षा नहीं हो सका, उसके लिए क्षमा भी चाहते हैं, लेकिन कल से प्रयास करेंगे, कुछ यदि कल भी ऐसी स्थिति होती तो कुछ अलग से व्यवस्था करने का प्रयास भी करेंगे। ठीक है ना? सर इस लेक्चर की पीपीटी मिल सकेगी क्या? पीपीटी तैयार है। एक्चुअली क्या है कि सिस्टम मेरा जो है वो विदाउट लाइट चलता नहीं है, तो इसलिए आज मैं उसको शेयर नहीं कर पाया, नहीं तो पीपीटी से ही ये सब चीजें मैं आपको बताता। और कल ये पीपीटी आपको मिल जाएगा राजयोग का और नाभस योग का। ठीक है जी। एक्चुअली क्या है कि वो थोड़ा उसको जो एक्सेस है इस पीसी में वो थोड़ा प्रॉब्लम में है, तो अभी बात हुई थी, वो थोड़ा जैसे ही करता है तो हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे वो। ठीक है जी, धन्यवाद। जी जी, धन्यवाद सभी का। जी जी, धन्यवाद।